ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम होता है और इतनी तेज़ी के साथ भागता है कि इसकी कोई भी मंजिल नहीं होती। जबकि ज़रूरियात का कचवा चाहे वो सुस्त रफ्तारी के साथ ही क्यों ना चले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो किसी ना किसी मंजिल पे लाजमी पहुंच ही जाता है। आज की इस वीडियो में आपके साथ यूके और पाकिस्तान से रिलेटेड एक ऐसी सच्ची कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ जिसे कि सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ख्वाहिशात के घोड़े को लगाम लाजमी तौर पे डालना सीख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पे यूके में होने वाला एक ऐसा सच्चा वाक़या मैं शेयर करने जा रही हूँ जिसे कि सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस लाजमी आएंगी। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक बात समझाती चलूँ, एक बात जो है उसको क्लियर करती चलूँ कि ख्वाहिश में और ज़रूरत में ना ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इंसान की बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं कि भई उनको स्टॉपेज कहीं पे भी नहीं आती, क्योंकि ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, ये मुहावरा बड़ा मशहूर है। और जब इंसान अपनी एक ख्वाहिश पूरी कर लेता है ना, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, यानी कि ख्वाहिशात को कहीं पे भी स्टॉपेज नहीं होता, उनको कहीं पे भी आप कह लें कि इंसान की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। और जो ज़रूरियात होती हैं ना, वो ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। वक़्त के साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक इंसान की ज़रूरियात डेवलप भी होती हैं और ज़िंदगी में वो उसकी ज़रूरियात पूरी भी हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि भी ख्वाहिश में और ज़रूरत में आखिर डिफ़रेंस क्या होता है? तो जी देखें, अगर कोई बंदा आपके पास आए और वो आपसे कहे कि भी मैं भूखा हूँ और मुझे खाना खिला दो, और आप उसको अपने घर लेके जाएँ और उसको दाल रोटी के साथ ही जो है ना वो खाना खिला दें, तो इट मीन्स कि वो उसकी ज़रूरत थी। वो भूखा था, आपने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। लेकिन अब अगर वो कहे कि भी मैं भूखा हूँ और मुझे फ़लाँ रेस्टोरेंट में ले जा के ये वाला खाना खिलाओ, मुझे बिरयानी खिलाओ, मुझे मटन वगैरह खिलाओ, तो इट मीन्स कि ये उसकी ख्वाहिश है, जिसे कि पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ रही है। और ये उसकी ख्वाहिश जो है वो ज़रूरत से बढ़कर है, यानी कि उसकी भूख जो है वो आगे उसमें मज़ीद जो इज़ाफ़ा ये हुआ है कि वो आगे चाहता है कि भी मैं गोश्त खाऊं, मैं बिरयानी खाऊं, या मैं मुर्ग मुसल्लम खाऊं। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं, ये इसकी ख्वाहिश है। इसी तरह से एक बड़ा ही मशहूर मुहावरा, ये एक कह लें कि एक बात है कि भी अगर कोई बंदा आपके पास आकर कहे कि भी मुझे सर्दी लग रही है और मुझे कंबल चाहिए, तो आप उसको कोई सा भी कंबल निकाल के या रज़ाई निकाल के दे दें, जो कि घर में मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो इट मीन्स कि वो उसकी ज़रूरत थी और आपने उसकी वो ज़रूरत पूरी कर दी। लेकिन अगर वो कहे कि भी मुझे सर्दी लग रही है और मुझे फ़लाँ ब्रांड की जो है ना वो रज़ाई चाहिए, या मुझे फ़लाँ ब्रांड का जो है वो मुझे कोट चाहिए, तो वो मुझे गिफ्ट कर दो, तो इट मीन्स कि वो उसकी ज़रूरत नहीं, वो उसकी ख्वाहिश है, जिस एक ऐसी बेजा ख्वाहिश जिसे कि आप पूरा करने जा रहे हैं। जी, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी और एक ऐसा सच्चा इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ जिसे कि सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद जो बेजा उनकी ख्वाहिशात होती हैं और जो एक्स्ट्रा उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक बर्डन जारी किया हुआ होता है ना, उसमें उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी कि भी हमने अपनी ख्वाहिशात के घोड़े को कैसे लगाम डालनी है। जी, तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के और लड़की की जो कि पाकिस्तान में मुकीम थे। गुजरात के इलाके से उनका ताल्लुक़ था और गुजरात में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं, या उनका ये मतलब एक ट्रेंड है वहाँ पे कि लोग ना यूके आते हैं, यानी कि बाहर आने की ख्वाहिश वहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोगों के अंदर पाई जाती है। और वो यहाँ पे आते भी हैं, आने के बाद फिर अपने स्टेटस भी शेयर करते हैं कि भी हम यहाँ पे यूके में इस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, ताकि वो अपने मोहल्लेदार और दूसरे लोगों के ऊपर रोब और दबदबा जो है उसको कायम रख सकें। जी, तो ये कहानी है अमजद और सानिया की, जो कि गुजरात के एक इलाके में रहते थे, वहाँ पे मुकीम एक गांव में थे। और दोनों जो थे ना वो हमसाए थे, यानी कि साथ साथ ही उनके घर थे, और दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ दोस्ती थी उनकी, एक दूसरे के साथ खेलते थे और वो खेल ही खेल में एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए। दोनों की ख्वाहिश थी कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन साथ ही साथ दोनों की ये भी ख्वाहिश थी कि भी हम शादी
शादी उस वक़्त करेंगे जब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँगे, हमारे पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी होगी और हम शादी जो है ना उनकी ख्वाहिश थी कि हम भी बाहर जाके ही करेंगे। चूँकि वहाँ पे उस एरिया में ना उस गुजरात के उस एरिया में या उस गाँव में मोस्टली लोग यहाँ पे यूके में आ जाते थे और इसी तरह से उन लोगों के अंदर भी ये ख्वाहिश थी कि भी हम बाहर जाएँगे और फिर बाहर जाके हम शादी करेंगे। पहले उन दोनों ने ये सोचा कि भी हम घर वालों से बात करते हैं, हो सकता है घर वाले हमारी इस पसंद को जो है वो उस पे एग्री हो जाएँ और फिर उसके बाद हम लोग बाहर चले जाएँगे। डंकी लगाने का इरादा था क्योंकि पैसा तो उनके पास इतना था नहीं कि भी वो लीगल तरीके से यहाँ पे यूके में आ जाते। तो दोनों ने सोचा कि भी हम डंकी लगाएँगे और किसी न किसी तरीके से हम ना यूके में पहुँच जाएँगे। तो इस तरह ही करते-करते उन दोनों की प्लानिंग थी, घर वालों से भी बातें हो रही थीं, लेकिन कोई अमली जामा इस चीज़ को नहीं पहनाया गया था। फिर इसी असना में सानिया के लिए एक उधेड़ उम्र शख्स का ना रिश्ता आया, जो कि यहाँ पे लंदन में मुकीम था और उसके पास नेशनैलिटी भी थी। उस आदमी की उम्र तकरीबन 50 साल के राउंड अबाउट थी और उसकी पहली बीवी जो थी वो उसकी डेथ हो चुकी थी, तो वो चाहता था कि भी मेरे बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए ना मैं पाकिस्तान से कोई लड़की उसकी शादी करके यहाँ पे ले आऊँ ताकि वो मुझे और मेरे घर को संभाल ले। तो जी जब ये रिश्ता गया तो सानिया के घर वालों ने पहले ही इनकार कर दिया कि भी हमारी लड़की तो कुंवारी है, हम तो उसकी शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये बात सानिया के कानों तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच गई। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं लड़के आदमी को देख लेती हूँ, चूँकि उसके अंदर ये ख्वाहिश थी कि वो बाहर आना चाहती थी। कोई उल्टा सीधा रास्ता इख्तियार करके बाय हुक एंड बाय क्रुक वो जो भी मर्ज़ी करती, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से ना यूके चली जाऊँ। जिस तरह से मेरी बाकी की सहेलियाँ जो हैं वो वहाँ के स्टेटस और वहाँ की ज़िंदगी मेरे साथ शेयर करती हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो मैं भी उसी तरह से अपनी तस्वीरें खींच-खींच के अपलोड करूँ। तो जी उस सानिया ने क्या किया, उसने उस आदमी के साथ मुलाकात की जो कि ब्रिटिश नेशनल था और उसका रिश्ता आया था उसके लिए। उसने उससे मुलाकात की और उसके ज़हन में एक प्लान आया कि मैं इस आदमी से शादी कर लेती हूँ ताकि मैं वहाँ पे यूके में चली जाऊँ और फिर उसके बाद मैं अमजद को भी वहाँ पे अपने पास बुला लूँगी और इस तरह से फिर हम वहाँ पे मैं इस आदमी से छुटकारा हासिल करके अमजद के साथ शादी कर लूँगी। खैर सानिया ने अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद भी जो था ना वो इस रिश्ते के लिए हामी भर ली और अमजद ने भी इसकी बड़ी मुखालफत की कि भी तुम तो प्यार मुझसे करती थी लेकिन शादी अब जो है वो तुम इस अधेड़ उम्र शख्स के साथ करने जा रही हो, तुम बेवफा हो। तो सानिया ने अपने इस सारे के सारे प्लान के बारे में फिर अमजद को समझाया कि मैं इस तरह से यूके चली जाऊंगी, तुम भी किसी तरीके से डंकी लगा के या कुछ भी करके जो है ना वो वहाँ पे पहुँच जाना, फिर मैं इस शख्स से छुटकारा हासिल कर लूँगी और इस तरह से हम वहाँ पे बाहर जाने के बाद यानी कि हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि हम यूके चले जाएंगे और फिर हम वहाँ पे शादी भी कर लेंगे। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अमजद इस बात पे मान गया और फिर उस तरह से सानिया उस शख्स के साथ शादी करके बाहर लंदन में आ गई। फिर उसके कुछ ही अरसे के बाद अमजद को भी ऐसे ही एक लड़की का रिश्ता आया। वो जो फैमिली थी ना वो आयरलैंड में मुकीम थी और वो अपनी बेटी के लिए एक नेक शख्स की तलाश में थे। एक ऐसा लड़का जो कि वो पाकिस्तान से लेकर आए। मोस्टली लोगों की यहाँ पे ना यूके में रहने वाले लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटियों की शादी वहाँ पे पाकिस्तान में करते हैं। एक ऐसा लड़का लेकर आते हैं जो कि उनकी जो बेटी है ना उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सके और साथ ही साथ जो है उनके लिए मतलब एक ऐसा ट्रेंड यहाँ पे है कि भी हम अपनी बच्चियों की शादी जो है ना वो पाकिस्तान में ही करेंगे। खैर जी वो बेलफास्ट में रहने वाली फैमिली अपनी बेटी की शादी उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान में जाके किसी नेक शरीफ ईमानदार और एक मजहबी किस्म के लड़के के साथ करेंगे। अब अमजद तो था ना वो देखने में बज़ाहिर तौर पे 5 वक़्त का नमाजी था, मस्जिद में उसका आना जाना था और दुनिया की नज़र में ये था कि भी वो बड़ा ही नेक शरीफ इंसान है। किसी को भी उसके इस अफेयर के बारे में जो कि सानिया के साथ चल रहा था किसी को भी नहीं कानो कान भी खबर नहीं थी। खैर जी उसने करते कराते ना उस लड़की के साथ जो कि बेलफास्ट से उसको रिश्ता आया था ना उसने उस लड़की के साथ शादी करने की हामी भर ली। अब लड़की में कमी क्या थी? आप कहेंगे कि भी उसकी शादी होगी, अच्छा है वो बाहर चला गया अमजद। लड़की जो थी ना थोड़ा सांवले रंग की थी, इतनी खूबसूरत नहीं थी और ना ही वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। चूँकि उसकी ग्रोथ जो थी वो वहाँ पे यूके में हुई थी, उसको जो था ना वो बैड बिहेवियर यानी कि जैसे कि पाकिस्तानी मर्दों में होता है ना कि थोड़ा ऊँची आवाज़ में बोलना, आगे से
टॉन्टिज़म करना, मेंटली टॉर्चर करना और इस तरह की बातों की और इस तरह की चीज़ों की उसको आदत नहीं थी, ना ही उसने कभी देखा था, ना उसने कभी सुना था। तो जी ख़ैर करते-कराते उस लड़की यानी कि राबिया की शादी जो थी ना वो अमजद के साथ हो गई। वो कुछ अरसा जो था वो उसकी फ़ैमिली के साथ मिली, कोई हफ़्ता 10 दिन और फिर उसके बाद उसकी सारी रजिस्ट्रेशन करवा के अमजद की अपने साथ उसके डॉक्यूमेंट्स ले गई और फिर वहाँ पे जाके उसने यूके में जाके उसके अमजद के वीज़े के लिए अप्लाई भी कर दिया। अब जी कुछ ही अरसे में अमजद जो था ना वो भी वहाँ पे आयरलैंड में पहुँच गया और जाते ही उसने सानिया के साथ राब्ता किया क्योंकि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम और इस तरह के जितने भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म थे ना उसके ऊपर सानिया के साथ उसका कॉन्टैक्ट जारी था। उसने उसके साथ डिसकॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। उसने बताया कि भी मैं भी यहाँ पे यूके में आ चुका हूँ, मैंने भी शादी कर ली है, अब बस ये प्लान करो कि हम अपने एक प्लान में तो कामयाब हो चुके हैं कि हम दोनों इस वक़्त यूके में पहुँच चुके हैं। अब हमारा अगला प्लान जो है ना वो ये है कि हम अपनी उस मोहब्बत अधूरी मोहब्बत को जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। हम दोनों एक-दूसरे के साथ शादी करेंगे। तुम किसी तरीके से अपने इस खड़ूस से शौहर से अपनी जान छुड़ाओ और मैं अपनी इस बीवी को जो है ना उससे अपना छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूँगा। अब जी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। ख़ैर अब राबिया के वालिदैन ने उसकी शादी बड़ी ही नेक नियति के साथ की थी। उन्होंने आते साथ ही उस लड़के के आते साथ ही अपनी बेटी को अलहदा से डिपॉज़िट दे के मॉर्गेज पे घर भी ले दिया और उस लड़के के ऊपर ज़िम्मेदारी भी डाली कि अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी बीवी है और तुम्हें ही इसको सँभालना है। उसको जॉब भी दिलवा दी, सब कुछ करके दिया राबिया के वालिदैन ने। लेकिन अमजद तो था ना वो कह लें कि नखट्टू किस्म का इंसान था। कोई उसके अंदर ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ क्योंकि उसने नेक नियति से शादी नहीं की थी। उसके अंदर ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं अपने घर को या अपनी बीवी को जो है ना वो फुली सपोर्ट करूँगा। जब भी उसकी जॉब लगवाते थे वो जॉब पे 1-2 दिन जाता फिर बीमारी का बहाना कर देता और फिर कहता कि भी मुझसे ये जॉब वॉब वाले काम नहीं होते हैं, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। खैर जी राबिया ने अपने पेरेंट्स के आगे हाथ फैलाने की बजाय खुददार किस्म की लड़की थी। उसने खुद जॉब स्टार्ट कर दी कि मैं अपने घर का खर्चा जो है ना वो खुद उठाऊँगी। उसने इसी तरह से ज़िंदगी का पहिया चलता रहा और 1 साल के बाद अल्लाह ने उनको एक प्यारी-सी बेटी भी दी अमजद और राबिया को। और दूसरी तरफ सानिया के साथ अमजद का कॉन्टैक्ट जो था ना वो फुली था यानी कि दोनों एक-दूसरे के साथ राब्ते में थे। ये बातें चल रही थी कि भी किसी तरीके से इन दोनों से हम अपनी जान छुड़ाएँ और फिर उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे। फिर जी अमजद ने अपना होना दिखाया, साबित किया कि एक पाकिस्तानी मर्द यहाँ पे आके क्या-क्या नहीं कर सकता है। उसने राबिया को जो था ना वो मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसको ताने-तशने देने, उसकी बदसूरती के जो था ना वो उसको मद्देनज़र रखते हुए कहना कि तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तुम्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, तुम एक अच्छी औरत नहीं हो, दिस एंड दैट इस तरह की बातें जो कि उसको मेंटली डिस्टर्ब करती थी। वो इन सब चीज़ों की आदी हरगिज़ नहीं थी। तो जी खैर उसने इन सब चीज़ों को भी अकोमोडेट किया और लेकिन इंसान किस हद तक जो है ना वो एक कह लें कि प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। आखिर में क्या हुआ कि राबिया जो थी ना वो तलख कलामी के ऊपर उतर आई कि भी मैं सारा दिन बाहर जाके जॉब भी करती हूँ, मैं बच्ची को भी सँभालती हूँ, मैं घर को भी सँभालती हूँ और एंड में मेरे साथ तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पे लेके भी आई हूँ। नेचुरल सी बात है कि भई अब एक बंदा ब्रिटिश होके एक पाकिस्तानी को वहाँ से यहाँ पे लेकर आता है और फिर उसको सपोर्ट भी करता है, उसका फुली खर्चा भी उठाए और आगे से ये भी ना गिनवाए कि भी मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या कर रहा हूँ। उसने उस पे शाउट करना शुरू कर दिया जिसे कि कहें कि डोमेस्टिक अब्यूज़ टाइप में ही ये चीज़ आती है यहाँ पे यूके में। शाउटिंग करती थी राबिया और अब अमजद जो था ना वो बड़ा ही मकार किस्म का इंसान था। वो जब भी उसके ऊपर चिल्लाती थी या ऊँची आवाज़ में बात करती थी, वो आगे से ना उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता था। सम टाइम वो उसकी वीडियो भी बना लेता था। एक दिन तो इंतहा ये हुई कि लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि राबिया ने उसके ऊपर उठा-उठा के ना चीज़ें मारनी शुरू कर दी। उसने उसकी वीडियो बनाई और फ़ौरी तौर पे अमजद ने जो था ना चूँकि उसका इरादा ही नहीं था उसके साथ रहने का, उसने फ़ौरी तौर पे यहाँ पे पुलिस कॉल कर ली कि भी ये औरत जो है ना ये पागल हो चुकी है और ये मुझे मार देना चाहती है और मेरी बच्ची की जान को भी इस औरत से यानी कि राबिया से खदशा है, ख़तरा है। पुलिस वहाँ पे पहुँची, उसने जब वीडियो एविडेंसेस देखे, उसने जब वॉइस रिकॉर्डिंग्स देखी जो इसका कि राबिया को बिल्कुल भी इल्म नहीं था, उसके पैरों की तरह से ज़मीन निकल गई कि इसने तो मेरे ऊपर जो है ना वो मेंटली इल होने का एक केस जो है वो उसको बना दिया है। अब तो मैं किसी सूरत नहीं बच सकूँगी।
खैर जी, अब इस मसले में ना पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो अब कुछ नहीं हो सकता था। राबिया को जो था ना वो पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। उसकी बच्ची जो थी उसको भी वहाँ के पहले सोशल केयर वाले ले गए और फिर उसके बाद जब केस का फ़ैसला किया गया कि भी राबिया जो है वो मेंटली फ़िट नहीं है, तो उसके बाद जो बच्ची थी ना उसकी कस्टडी उसके फ़ादर को यानी कि अमजद को उसकी कस्टडी दे दी गई। दोनों की डाइवोर्स हो गई और सोने पे सुहागा ये हुआ कि अमजद को उसकी मक्कारी यानी कि ये साबित करने की वजह से कि भी वो औरत जो थी ना वो मेंटली सिक थी। अमजद को बच्ची को लुक आफ्टर करने के लिए यहाँ पे पक्के उसके यानी कि उसका इंडेफिनिट हो गया। वो यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रह सकता था। फिर जी अमजद ने जब देखा कुछ अरसे के बाद ये मामला ठंडा हो गया तो फिर उसने फिर से जो था ना वो सानिया के साथ राब्ता किया, उसको ये बात सुनाई कि भी मैंने तो अपनी बीवी से छुटकारा हासिल कर लिया है। पूरी उसने स्टोरी सुनाई कि भी मैंने उसके साथ ये धोखे किए हैं और फिर उसके बाद ये भी कहा कि अब बच्ची जो है वो मेरे पास है, तुम अब किसी तरीके से अपने शौहर से जान छुड़ाओ और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और इस तरह से हम लोग जो है ना वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। अब जी जब सानिया ने ये सारी दास्तान सुनी तो फिर उसने कहा कि भी मैं तुम्हें ना सोच के बताती हूँ। फिर कुछ अरसे के बाद फिर से सानिया ने जब अमजद ने सानिया से कांटेक्ट किया तो उसने आगे से उसको ख़ासा जवाब दे दिया। उसको जूते की नोक के ऊपर अमजद को रखा। उसने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं यूके में चली जाऊँ और अपनी फ्रेंड्स की तरह से मैं भी वहाँ के स्टेटस वगैरह लगाऊँ और फिर मैं उसके बाद मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे शादी करूँ। लेकिन अब ये है कि भी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मेरे शौहर जो कि चाहे वो बड़ी उम्र का ही है लेकिन वो मुझे प्यार देता है, उसने मुझे ज़िंदगी की हर सहूलत दी हुई है और मैं धोखा नहीं देना चाहती हूँ अपने शौहर को, क्योंकि उसने मुझे ज़िंदगी की जो सहूलतें दी हुई हैं ना वो तुम नहीं दे सकते हो। और दूसरा ये है कि तुमने जिस तरह से मक्कारी के साथ अपनी बीवी को, एक नेक बख्त बीवी को धोखा दिया है, तुम इस चीज़ का क्या भरोसा है कि भी तुम कल को ये चीज़ें मेरे साथ नहीं रिपीट करोगे। तो इसलिए सानिया ने सीधे-सीधे तरीके से अमजद को शादी से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि मैं अपने शौहर से हरगिज़ तलाक नहीं लूँगी, उसको धोखा नहीं दूँगी। मैं तुम्हारी तरह जो है ना वो बेवफ़ा किस्म की औरत नहीं हूँ। ज़िंदगी के जो फ़ैसले थे वो हो चुके हैं, अब जो मेरी किस्मत में था वो मुझे मिल चुका है। मैं मज़ीद बेवफ़ाई अपने शौहर के साथ नहीं करूँगी और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसने करवा दी जी झंडी अमजद की। फिर जी अमजद जो था ना वो अपना सा मुँह लेके रह गया और उसको अब जॉब पे भी जाना पड़ता था और साथ ही साथ उसको बच्ची और घर दोनों सँभालने पड़ते थे। और ये भी था कि अगर वो बच्ची को बेबी-सिटर के पास देके जाता था तो वो जितना कमा रहा था ना उसका तकरीबन आप कह लें 60% उसके घर के खर्चों में और बेबी-सिटिंग में निकल जाता था और बाकी के जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे उसके साथ वो घर का गुज़ारा करता था। ये होती हैं ख्वाहिशात जो कि इंसान की ज़िंदगी में उसको कभी भी टिकने नहीं देती, उसको कहीं पे सुकून नहीं लेने देती। जबकि ज़रूरियात होती हैं ऐसी जो कि इंसान जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उसकी एक चीज़ पूरी हो जाए जिस चीज़ की उसको सिर्फ़ ज़रूरत है, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। होपफुली आपको अमजद और सानिया की ज़िंदगी से बहुत ढेर सारा जो है ना वो सबक मिला होगा और इस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड करने में जो है वो सक्सेसफुल हो गए होंगे कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के घोड़े के ऊपर किस तरह से काबू पा सकता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? मुझे आप लोगों ने इससे लाज़मी आगाह करना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।